हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। क्वेश्चन इसमें ए है हमारा स्टेटमेंट, हरिसेना कंपोज्ड ऑफ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के लिए हरिसेना ने प्रशस्ति पत्र लिखा था। ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि हरिसेना और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। पहली चीज। दूसरी चीज, 4th सेंचुरी के कवि और मंत्री रहे जो हरिसेना थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति पत्र लिखा था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति, जो काफी फेमस था, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया था। तो इन्होंने समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति पत्र लिखा था, न कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स, जिसे शो करेंगे हम एफ से। नेक्स्ट हमारा है बी, द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता। जो आर्यावर्त के रूलर्स थे वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट लाया करते थे। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि आर्यावर्त के जो रूलर्स थे उन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और एक तरह से पूरी तरह से उन्हें खत्म कर दिया था। तो ये उनके लिए भेंट क्यों लाएंगे, उनके लिए ट्रिब्यूट क्यों लाएंगे? तो इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथा। दक्षिणापथा में 12 रूलर्स थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा है ट्रू, जिसे शो करेंगे हम टी से। दक्षिणापथा, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा है, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि दक्षिणापथा मतलब दक्षिण की ओर या दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो उधर दक्षिण की तरफ जो थे वो 12 रूलर्स थे। ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये है ट्रू, जिसे हम शो करेंगे टी से। और दक्षिणापथा के जो 12 रूलर्स थे ये इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था, जिसकी वजह से समुद्रगुप्त की परमिशन के बाद इन्होंने अपनी जगह पे इन्होंने फिर से अपना शासन किया था, समुद्रगुप्त के परमिशन के बाद। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। ये हमारा ट्रू है, जिसे शो करेंगे हम टी से। नेक्स्ट हमारा डी है, तक्षशिला एंड मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर्स के कंट्रोल में तक्षशिला एंड मदुरई जो थे वो इंपॉर्टेंट सेंटर थे। ये स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स, क्योंकि पाटलिपुत्र, कन्नौज और उज्जैन वो गुप्ता रूलर्स के इंपॉर्टेंट कंट्रोल वाले इंपॉर्टेंट सेंटर थे, न कि तक्षशिला एंड मदुरई। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया एफ, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट हम आते हैं ई, एहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। एहोल जो थी पल्लवास की कैपिटल थी। ये स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स, क्योंकि एहोल जो थी पल्लवास की नहीं, वो चालुक्यों की कैपिटल थी। और एहोल जो चालुक्य और पल्लवास थे ये दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण करते थे, इंक्रोचमेंट करते थे एक दूसरे का। तो कैपिटल जो थी एहोल वो किसकी थी? वो थी चालुक्यों की, न कि पल्लवास की। ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है एफ, है लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो लोकल असेंबलीज थी वो काफी वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये है ट्रू, क्योंकि जो साउथ की तरफ में जो लोकल असेंबलीज थी उन्होंने काफी टाइम तक वहां पर शासन किया था। तो सेवरल सेंचुरीज तक उन्होंने वहां पर काम किया था। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये भी है ट्रू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है और क्यों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में लिखने वाले 3 ऑथर्स के नाम बताने हैं। तो 3 ऑथर्स जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, चाहे पॉजिटिव लिखा या नेगेटिव लिखा, लेकिन जिन्होंने उनके बारे में लिखा उनमें हमारे कौन कौन से 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन? वो थे ज़्वानज़ैंग, बाणभट्टा एंड रवि कीर्ति। इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में अपनी प्रशस्तियों में लिखा है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। इस टाइम की आर्मी में आपको क्या चेंजेस मिलते हैं? आइए देखते हैं। चेंजेस वी फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम, किंग मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। किंग्स जो थे वो वेल मेंटेन्ड आर्मी रखते थे, ऑर्गेनाइज करके रखते थे, जिसमें कि हाथी, घुड़सवार,
पैदल और रथ ये सभी हुआ करते थे। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। पर जो मिलिट्री सोल्जर्स थे वो जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक भी प्रोवाइड कराया करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। ये रेगुलर सैलरी पर नहीं रखे जाते थे और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि लैंड जो थी वो ग्रांट पे रिसीव करते थे। दे कलेक्टेड, वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और इससे अपने सोल्जर्स और अपने हॉर्सेस का रखरखाव किया करते थे और युद्ध के समय ज़रूरत पड़ने पर वो इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया करते थे। दे वर कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। युद्ध के समय वो इक्विपमेंट जो थे वो प्रोवाइड किया करते थे। इसके अलावा कुछ इनमें से ऐसे होते थे ये जो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सामंताज के नाम से जाना जाता था। इन्हें सामंताज कहा जाता था और जहाँ कहीं पे भी जो किंग होता था वो वीक पड़ता था वहाँ पर ये अपने आप को इंडिपेंडेंट ट्राई करते थे, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश किया करते थे वहाँ पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या चेंजेस हुए। जो राजा होता था, राजा की जो सेना होती थी वो वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड होती थी, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होती थी। घुड़सवार, रथ, ये सारे चीज़ तो हर सेना में हर कोई रखता है, बट वो मेंटेन्ड होती थी पूरी तरह से। इसके अलावा जो सोल्जर्स होते थे, मिलिट्री सोल्जर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो राजा को ज़रूरत पड़ने पर सैनिक भी दिया करते थे और उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, वो पेड नहीं रखे गए थे, लेकिन उन्हें लैंड जो थी वो ग्रांट पे दी गई थी जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उससे वो अपनी सेना का, घोड़ों का रखरखाव किया करते थे और युद्ध के समय इक्विपमेंट भी वो प्रोवाइड कराया करते थे। इसके अलावा जहाँ कहीं भी राजा जो होता था वो वीक पड़ता था, राजा की शक्तियाँ या उन्हें लगता था कि राजा जहाँ पर वीक है वहाँ पर वो अपनी शक्तियाँ दिखाते थे, वहाँ पर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते थे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये कि इस समय में क्या चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो किए गए वो क्या थे। तो इस टाइम में कई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए गए नए, जिसमें कि जैसे कि जो राजा था उसने पावरफुल लोगों का सपोर्ट पाने के लिए इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रेंथ के लिए, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या थे आइए समझते हैं। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। यहाँ पर नए डेवलपमेंट्स किए गए कि अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट of men who were powerful either economically or socially or because of their political and military strength for intense। आगे हम देखते हैं some important administrative posts were now hereditary। इस टाइम में उसने क्या किया राजा ने कि जो कुछ पोस्ट जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी उसे उन्होंने हेरिडेटरी बना दिया, आनुवंशिक बना दिया। जैसे कि कोई पोस्ट जिसकी है आगे उसका चाइल्ड ही उस पोस्ट पर बैठेगा। जैसे कि हरिशेन की अगर बात करें, हरिशेन जो थे वो अपने पिता की पोस्ट पर बैठे थे। तो हरिशेन अपने पिता की पोस्ट पर बैठे थे, उनके पिता की पोस्ट महादंडनायक यानी कि जुडिशियल ऑफिसर की थी, जिसपे कि हरिशेन को बिठाया गया। नेक्स्ट है समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेज। कभी कभी क्या होता कि एक ही पर्सन बहुत सारे ऑफिसेज संभालता था। जैसे कि हरिशेन की बात करें तो हरिशेन के पास जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट थी, उसके अलावा हरिशेन बहुत सारे मिनिस्टर्स की पोस्ट भी संभाला करते थे। उसके अलावा हरिशेन को जो अगर वॉर के समय जो ट्रीटी कराने का काम जो करते थे वो पोस्ट भी हरिशेन को दी गई थी कि संधि कराने का काम जो करते थे, दोनों में सुलह कराते थे। नेक्स्ट है बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ जो प्रभावकारी लोग थे उन्हीं का बोलबाला था। जैसे कि मर्चेंट्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, उनका ही बोलबाला था, उनकी चलती थी। तो इस तरह हमने देखे नए एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो थे वो क्या थे कि पहले तो जो कुछ पोस्ट को क्या किया गया, हेरिडेटरी कर दिया गया और कुछ पर्सन, कभी कभी कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्हें एक ही पोस्ट जो थी, एक ही पर्सन को कई पोस्ट दे दी जाती थी। इसके अलावा कुछ जो प्रभुत्वशाली लोग थे, पावरफुल लोग थे, उनका ही बोलबाला था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पावरफुल लोग थे उनका ही बोलबाला था, उन्हीं की चलती थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वॉज एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। आप
क्या सोचते हो, अगर अरविंद समुद्रगुप्त की एक्टिंग करेगा तो उसे क्या क्या करना होगा? तो समुद्रगुप्त की एक्टिंग करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना होगा, इसका आंसर बच्चों आपकी बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग में है। जब अरविंद सोचता है कि वो समुद्रगुप्त बनेगा, उसकी एक्टिंग के लिए उसे क्या क्या करना होगा, आइए देखते हैं। ही वॉक विथ ग्रेसफुली होल्डिंग अ स्वॉर्ड ड्रैप्ड इन सिल्वर पेपर, फ्लॉन्टिंग अ मुस्टैच इन रॉयल ग्रैब। रॉयल ग्रैब शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए, क्योंकि जो किंग होते थे उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, तो ऐसा सोचते हुए कि मूंछों पर ताव देते हुए वो क्या करेगा, सिल्वर पेपर से ड्रैप की हुई स्वॉर्ड हाथ में लेकर ग्रेसफुली वॉक करना होगा उसे। ही विल प्ले द वीणा सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड विल ऑल्सो रिसाइट पोएट्री। उसे सिंहासन पर बैठकर वीणा बजानी होगी और साथ ही साथ उसे पोएट्री रिसाइट भी करनी होगी, कविता पाठ भी करना होगा। विल फाइट मेनी वॉर्स लाइक अ ग्रेट वॉरियर एंड ही विल गेट वॉट एवर ही नीड्स। उसे ग्रेट वॉरियर्स की तरह बहुत सारे युद्ध लड़ने होंगे, क्योंकि राजा जो होता है वो बहुत सारे युद्ध लड़ता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है, तो इसलिए उसको भी समुद्रगुप्त बनने के लिए बहुत सारे युद्ध जो हैं ग्रेट वॉरियर्स की तरह लड़ने होंगे और उन्हें जीतना होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्तीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रशस्ति, ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो प्रशस्ति को पढ़ या समझ सकते थे, अगर हाँ या नहीं जो भी आपका आंसर है उसका आपको रीजन देना है। तो प्रशस्ति को ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो नहीं पढ़ सकते थे, नहीं समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है, प्रशस्ति जो लिखी जाती थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनकी बोलचाल की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत नहीं थी, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें संस्कृत का उतना ज्ञान भी नहीं था, तो इस वजह से वे प्रशस्ति को नहीं पढ़ सकते थे या नहीं समझ सकते थे। और इसके अलावा बहुत बार होता है, प्रशस्ति जो थी बाहर से आए हुए लोग होते थे, दूसरी जगह से आते थे, दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से, उनके द्वारा भी लिखी जाती थी, तो इसलिए वो समझ से, ऑर्डिनरी पीपल की समझ से बाहर थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इफ यू हैड टू मेक अ जीनियोलॉजी फॉर योरसेल्फ, हु आर द पीपल यू would include in it, how many generations would you like to show, make a chart and fill it। यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी जीनियोलॉजी बनाना है, उसमें आप किसे इंक्लूड करना पसंद करोगे और उसमें कितनी जनरेशन आप शो करोगे, आपको ये चार्ट पे बनाना है। तो इसका एक चार्ट बनाना है। तो देखिए हर किसी की जीनियोलॉजी जो होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि हर किसी की फैमिली मेंबर्स के जो नंबर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। उसके अलावा जनरेशन की बात करें कि आप उसमें कितनी जनरेशन शो करेंगे, तो मैक्सिमम लोग जो होंगे अपने दादाजी या फिर दादाजी के जो पिताजी होंगे उतनी जनरेशन को रखना चाहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को उतना ही पता होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और उसके ऊपर मान लीजिए दादाजी के पिताजी हो गए या फिर दादाजी के दादाजी हो गए, कुछ लोग वहां से ले लेंगे, कुछ उनके भी पहले का ले लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसे बनाते हो, किसे अपने उसमें इंक्लूड करते हो, अपनी जनरेशन के किन लोगों को आप उनमें, अपनी जीनियोलॉजी के किन लोगों को आप उसमें इंक्लूड करते हो, ये आपके ऊपर है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगी तो वो काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हर किसी के फैमिली मेंबर्स जो होंगे वो अलग होंगे, हर किसी की जनरेशन जो होगी वो अलग अलग ग्रुप्स की होंगी। तो अगर बात करें, जैसे अगर हमने ले लिया दादाजी के पिताजी, वहां से अगर कोई अपनी जीनियोलॉजी बना रहा है, तो मान लीजिए किसी का नाम ए है जो कि आपके दादाजी के पिताजी होंगे, ठीक है। तो ए जो ये पर्सन है, इनके 3 सन अगर मैं दिखाती हूं तो ये आप ऐसे यहां पर शो करोगे, ठीक है। अब यहां पर EFG ये आप नाम लिख दोगे। अब इनकी जो आगे जनरेशन, ये आपके दादाजी के पिताजी मान लीजिए हो गए, ये दादाजी की जनरेशन हो गई। अब यहाँ से जो दादाजी की जनरेशन है कि मान लीजिए इनमें से कोई एक होगा जो आपके दादाजी का नाम होगा, मान लीजिए मैंने मान लिया जी। अगर आपको इनकी पता है तो आप इनकी बनाओगे, नहीं पता है या बहुत बड़ा बन रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हो, अपने दादाजी से आप ले सकते हो, तो यहाँ पर आप बना दोगे। अगर इनका भी पता है तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। यहाँ पर है तो ये आपके दादाजी हो गए, दादाजी के मान लीजिए इनके भी 3 सन है, तो आपने OPQ यहाँ पे इनके नाम बता दिए दादाजी के ये। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपके फादर, आपके ताऊ जी एंड आपके चाचा, आपके अंकल जो हैं वो आएंगे। तो इनमें से कोई एक आपके फादर होंगे, उनकी आप जनरेशन बना दोगे, फिर यहाँ पे बाकी लोगों के भी, क्योंकि इतना तो आपको पता होगा। यहाँ से जो चीज है कि आपके ताऊ जी, पिताजी एंड आपके
चाचा जी जो होंगे, वहाँ की जो जनरेशन होगी वो आपको पता होगी, और या फिर इसमें सिर्फ अपने फादर की जनरेशन लेके आप आगे वो भी शो कर सकते हो। इसीलिए है इसमें कि आप किसे इंक्लूड करना पसंद करोगे इस चार्ट में। तो ये इस तरीके से आप अपनी जीनियोलॉजी जो है वो रेडी करोगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाउ डू यू थिंक वॉर्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुडे। देखिए ऑर्डिनरी पीपल को जो युद्ध हैं वो उनकी लाइफ को आज युद्ध किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इसका आंसर देना है। तो युद्ध जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए या किसी के भी लिए युद्ध अच्छे नहीं होते हैं, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हर फील्ड में। अब आइए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल पे इसका क्या असर होता है। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है, सबसे पहली चीज, पीपल लॉस लव्ड वंस। लोग इसमें क्या करते हैं, अपने लोगों को खो देते हैं। अक्सर ऐसा होता है युद्ध में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो अगर दो कंट्री के बीच युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो उसमें जो मिलिट्री के पर्सन है वो तो उनकी जान जाना तो वो है ही कि उनकी जान जा सकती है उस युद्ध के दौरान, बट अदर जो पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी आम इंसान भी जो होते हैं, उनको भी इससे खतरा होता है। कोई कहीं से गुजर रहा है, कहीं से कोई बॉम्ब आ गया, कहीं से कोई गन चल गई, तो उससे उनका नुकसान होता है। तो इस तरह से देखते हैं लोग अपने लोगों को खो देते हैं। मतलब जो मिलिट्री में है, जो पुलिस में है, उन पे तो असर होता ही है, बट एक राह चलता इंसान भी अगर वहां से गुजर रहा है तो उस पर भी असर पड़ता है। तो इस तरीके से लोग अपने लोगों को खो देते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक छोटी सी चीज, कोरोना हमने देखा अपने आसपास, वो युद्ध नहीं था, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बुरी हो गई। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे के बिजनेस जो थे खुद के वो भी बंद हो गए। तो ये कोरोना का इम्पैक्ट था। ऐसा ही युद्ध के टाइम होता है कि जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर बहुत सारे जो लोगों के काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है उसके अलावा इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अलावा इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि जो उनका जिसकी फैमिली के जिसकी भी डेथ हो जा रही, चाहे वो मिलिट्री में है, चाहे मैंने बोला भी राह चलता इंसान है, और या फिर पुलिस में है, या फिर जर्नलिज्म है, कोई भी है, अगर उसकी जान चली जा रही है तो अपनी फैमिली का कमाने वाला पर्सन रहा हो, इकलौता पर्सन रहा हो, तो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर फैमिली में कई लोग कमाते होंगे तो भी जितनी तरफ से आ रही है इनकम, उनमें से एक जरिया तो बंद हो गया, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है। द सप्लाई ऑफ डेली नेसेसिटीज गेट्स इंटरप्टेड इन द वॉर जोन। वॉर जोन में डेली जरूरत की जो चीजें होती हैं उनकी सप्लाई भी इंटरप्टेड हो जाती हैं। क्योंकि बाहर से जो चीजें आनी है, उस कंट्री के ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आनी है, एक सिटी से दूसरे सिटी में आनी है, तो वहां उन जगहों पे जाने में भी दिक्कत होती है कि जो चीजों की जो सप्लाई होनी है उसमें प्रॉब्लम आती है। अदर कंट्री से आ रहा है तो भी, अदर स्टेट से आ रहा है तो भी, अदर सिटी से चीजें आ रही हैं तो उसमें भी असर पड़ता है, क्योंकि लोगों का निकलना भी उस समय पे बंद हो जाता है। इसको भी कोरोना से आप जोड़ के देखो। कोरोना का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपने अपने से देखी है, अभी अभी ये चीजें आपने खुद से देखी। बाकी चीजों के बारे में आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, न्यूज में देख रहे हो, बट ये चीजें आपने देखी है, तो उससे इसको कनेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारी जरूरत की चीजें जो हैं वो भी इंटरप्टेड हो जाती हैं। तो ये तो छोटी सी चीज थी कि इसमें कुछ टाइम आपको दिया गया था, हाँ इस टाइम में जाके आप ले सकते हो, चीजें मिल भी रही थी। स्टार्टिंग में था कि हाँ लोगों को चीजें नहीं मिल रही, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो गई। बट वॉर का असर बहुत ज्यादा होता है। चीजें जो होती हैं, चीजों जरूरत की जो चीजें होती हैं उनकी सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है। चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे आ नहीं सकती हैं, वॉर जोन जो है वहां आ नहीं सकती, और या फिर वहां का जो तैयार माल है वो अदर जगहों पे जा नहीं सकता है। तो चीजों की जो सप्लाई है, जरूरी चीजों की, वो इंटरप्टेड हो जाती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ स्टडीज। स्टडीज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हमने देखा, उसको बराबर न्यूज़ में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, यूट्यूब पे देखा, हर जगह देखा। तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें जब बंद हो रही हैं तो भाई बच्चों के लिए भी डर है, या चाहे वो हायर एजुकेशन के हों या लोअर एजुकेशन के हों। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उन्हें भी बंद कर दिया गया, तो इससे स्टडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। पीपल लिव देयर हाउस। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। जैसे यूक्रेन और
रूस का ही युद्ध था, तो वहाँ पर क्या था, यूक्रेन में हमने देखा हमारी कंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे जो वहाँ पर रह रहा है तो अपना घर तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, युद्ध है, सेफ जगह पे लोग जाना चाहेंगे, अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा उन्हें। इसके अलावा कोई अगर उस जगह पे पढ़ने भी गया है तो वहां पर उसका एक काम हो रहा है, वो एक पर्पस से गया है वहां पढ़ाई के लिए, उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो उससे होता क्या है कि लोग जो हैं उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आते हैं, चाहे वो उनकी अनजान जगह हो या उनकी जानने वाली जगह। जैसे अगर इंडियन स्टूडेंट्स जो थे वहां पर स्टडी कर रहे थे, उन्हें वो जगह छोड़ के अपने घर वापस आना पड़ा जो उनके लिए सेफ जगह लगी। उसी तरह अदर पर्सन है जिनका वहां पे जिनका घर है, उनका सब कुछ वहां है, अदर जगहों पे उनका कुछ नहीं है, कोई रिलेटिव्स जो हैं वो उसी जगह पे रह रहे हैं, सारे रिलेटिव्स जो हैं वो उसी जगह रह रहे हैं, लेकिन उनको भी वो जगह छोड़ के किसी अनजान जगह पे जाना होगा अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसलिए लोगों को क्या होता है, अपना घर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के अदर जगहों पे जाना पड़ता है। तो युद्ध का जो इम्पैक्ट होता है वो ऑर्डिनरी पीपल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो कंट्री पे भी पड़ता है और अदर जो आम इंसान है उन पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत तरीके से पड़ता है। हर फील्ड पे युद्ध का जो इम्पैक्ट होता है वो इंसान पर पड़ता है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।